सो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो मैं तुम्हें एक बार पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। कुछ हमने एक्सियम्स पढ़े थे। एक था क्लोजर एक्सियम, सेकंड हमने पढ़ा था एसोसिएटिव, थर्ड हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जो फोर्थ पढ़ा था फोर्थ था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिफ्थ जो हमने पढ़ा था वो था कॉम्यूटेटिव। तो ये हमने जो है 5 एक्सियम्स रीड करे थे कल, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इन 4 एक्सियम्स को फॉलो करे, जैसे 1, 2, 3 और 4, जो फर्स्ट 4 एक्सियम्स को जो फॉलो करे उसको हम बोलते हैं ग्रुप। कोई भी ऐसा सेट जो इन 4 एक्सियम्स को फॉलो करे, उनको सेटिस्फाई करे, उनको हम बोलते हैं ग्रुप। और उसके बाद एक एक्सियम हमने फिफ्थ वाला और लिया था, जो इन 5 एक्सियम्स को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें और हैं जो हमें याद रखनी है। एक है ग्रुपॉइड, एक है सेमी ग्रुप, और जो थर्ड वन है वो है मोनोइड। तो जो सेट फर्स्ट यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड, और जो सेट फर्स्ट और सेकंड को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। जो सेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सियम को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं मोनोइड। अब इनको याद रखना, ये हमारे पास 5 तरह की चीज़ें हैं जिसमें हमें याद रखना है कि अगर कोई फर्स्ट 4 एक्सियम्स को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं ग्रुप, जो फर्स्ट 5 एक्सियम्स को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप, और जो सिर्फ फर्स्ट सेट जो सेट फर्स्ट एक्सियम को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड। जो फर्स्ट 2 एक्सियम्स को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। जो फर्स्ट 3 एक्सियम्स को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं मोनोइड। तो इनको याद रखना, ये आगे काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स जो भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएंगे। अब जो नेक्स्ट थिंग हम कर रहे हैं वो है आपके बुक्स में जो एग्जांपल्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल 1 जो दिया हुआ है, एग्जांपल 1 जो आपकी बुक में है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर्म ए सेमी ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, शो दैट the set of all natural numbers form a semigroup under the composition of addition। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। तो स्टार्टिंग में देखो, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमें ये शो करना है कि नेचुरल नंबर्स का एक सेट है हमारे पास और सभी नेचुरल नंबर्स हैं इसमें, वो एक सेमी ग्रुप बनाते हैं। हमें ये शो करना है कि जो भी नेचुरल नंबर्स का, सभी नेचुरल नंबर्स का जो हम सेट ले रहे हैं वो एक सेमी ग्रुप बनाते हैं, ये शो करना है। और किस ऑपरेशन में करते हैं, अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन, एडिशन के कॉम्पोजिशन में। यानी कि मेरे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, वो ऑपरेशन जो लेना है हमने वो एडिशन का लेना है। तो सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे कि मेरा सेट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कैपिटल एन, मैंने सेट का नाम रखा है, एन इज इक्वल टू, सेट हमने लिखा 1 2 3 4, और इन्होंने बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम इसको आगे तक लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी, कि इनफाइनाइट तक नंबर जा रहे हैं। बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने यहाँ पे लिखा कि बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर हमने शो कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, क्लोजर आइडेंटिटी थी, हमें इसको शो करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब इसमें देखो, हमने कुछ खुद से कोई नंबर लेट करने हैं। मान लो कि हमने लेट किया m और n, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एवरी m, n बिलोंगिंग टू सेट n। इसमें हमने लिखा कि हमने कोई 2
एलिमेंट्स लिए एम और एन, और वो एम और एन यहीं से निकलेंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 9 इन्फिनिट तक नंबर जा रहे हैं तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने एम और एन लिया और हमने बोला कि मेरा बिलोंग करता है, जो भी मैंने एम और एन लिया वो बिलोंग करता है एन को, यानी कि इसी एन में से वो निकाले गए हैं एम और एन। तो हमें यहाँ पर हमने शो कर दिया। तो उसके बाद अब क्योंकि हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एम प्लस एन। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर उठाता हूँ, उसको मैं प्लस करता हूँ, तो मान लो कि हमने 4 और 3 को प्लस किया तो 7 आंसर आएगा, 7 हमारा इसी में होगा। मान लो कि हमने 100 उठाया और 200 उठाया, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 300 आएगा, तो वो भी इसी रेंज में ही आने वाला है। तो जब ये सब कुछ इसी रेंज में आने वाला है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एम प्लस एन, जो बिलोंग करते हैं हमारे सेट एन को। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है वो उसी सेट में आ रहा है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है कि जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं और उस पर हमने जो भी ऑपरेशन हमें दिया गया है, अगर उस ऑपरेशन को लगा के जो आंसर हमारे पास आया है वो हमारे गिवन सेट में ही हो, तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। और फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो एन है वो क्लोज्ड है उस ऑपरेशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो चुकी है और हमें शो क्या करना है कि सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के बारे में शो करना है, तो अगर हम ऊपर से एक बार टैली करें तो सेमी ग्रुप में क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सियम फॉलो होने चाहिए। तो फर्स्ट तो फॉलो हो चुका है। अब सेकंड एक्सियम देखते हैं। सेकंड एक्सियम है एसोसिएटिव। अब इसका एक बार फ्लो याद कर लेना कि फर्स्ट पे क्लोजर है, सेकंड पे एसोसिएटिव है, थर्ड पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, फोर्थ पे इनवर्स है और फिफ्थ पे कॉम्यूटेटिव है। तो जैसे आपको ऐसे याद कर लेना, क्लोजर क्लोज ए आइडेंटिटी इनवर्स एंड कॉम। इसको आप एक फ्लो में याद कर लेना, क्लोज ए आइडेंटिटी इनवर्स कॉम, ताकि आपको लाइन वाइज याद रहे कि फर्स्ट पे क्लोज है, सेकंड पे ए से एसोसिएटिव है, थर्ड पे आइडेंटिटी है, फोर्थ पे इनवर्स है और 5 पे कॉम्यूटेटिव है, ताकि आपको लाइन वाइज याद रहे। तो एसोसिएटिव है, वैसे इंपॉर्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन वाइज ही निकाल के दिखा रहा है आपको, लेकिन याद करने के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। तो एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या प्रूव करना है। एसोसिएटिव तो हम वैसे भी जानते हैं कि प्लस करना है हमें, तो प्लस जैसे मर्जी कर लो। जैसे कि हमारे पास एसोसिएटिव है, हमने ए प्लस बी प्लस सी लिखा। एसोसिएटिव में क्या था कि बी प्लस सी के आसपास ब्रैकेट होनी चाहिए। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी लिखा तो ए और बी के आसपास ब्रैकेट होनी चाहिए। तो हमने इन चीज़ों को प्लस करना है। 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, चाहे हम बी और सी का एडिशन ए में कर दें या फिर ए और बी के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो सी में ऐड कर दें, आंसर सेम ही आने वाला है इसमें। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में प्रॉपरली फॉलो हो जाती है। तो इसमें हम यही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन से नंबर ले रहे हैं। पहले हमें 2 चाहिए थे तो हमें एम और एन लिया, इस बार हमें 3 चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ पर जैसे कि पहले लिखा था फॉर एवरी एम कॉमा एन, और एक थर्ड ले लेते हैं पी, जो बिलोंग करते हैं हमारे सेट एन को। तो यहाँ लिखेंगे देयर अब नेक्स्ट में हम ऐसे लिख देंगे, जैसे एम एन और पी हैं तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे कि एम प्लस एन प्लस पी। अगर मैंने एन और पी के आसपास ब्रैकेट लगाई तो वो इक्वल आएगी। अगर मैं एम प्लस एन करूँ, उसके आसपास ब्रैकेट लगाऊँ और एक पी भी उसमें प्लस कर दूँ, तो इसका मतलब है कि फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेटिस्फाइड, कि प्रॉपरली सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन एन अंडर एडिशन। तो मैंने इसमें ये लिख दिया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मेरी है वो होल्ड करती है एन में, मतलब मेरे ही सेट में उसका आंसर आता है और वो एडिशन के अंडर प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारे सेट ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दी है, इसका मतलब कि हमारा जो ये गिवन सेट है वो जो है हमारे सेमी ग्रुप प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। मतलब कि सेमी ग्रुप ये हो सकता है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है
और जो हमने पहले रीड भी किया है कि अगर तुम्हारी पहली दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो जाती हैं तो हम उसको सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। तो फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे हेंस कैपिटल N इज ए सेमी ग्रुप अंडर एडिशन। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है कि हाँ ये सेमी ग्रुप फॉलो हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। शो दैट द सेट G, हमें जो सेट G दिया हुआ है ये हम नोट कर लेते हैं कि जो सेट G दिया हुआ है ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स वाई ये मैट्रिक्स है सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। जो एक्स कॉमा वाई है वो रियल नंबर है, ठीक है, कैपिटल आर से उसको डिनोट किया हुआ है। उसके बाद लिखा है सच दैट, एस टी का मतलब होता है सच दैट एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इसके अंदर, सेट के अंदर। हमेशा याद रखना, पहले तुमने +1 या +2 में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी सेट जब दिया होता है तो कैपिटल जी से हमें सेट दिया हुआ है और जी के बारे में बताया कि एक मैट्रिक्स है एक्स वाई की एक मैट्रिक्स है और जिसमें एक्स और वाई है वो एक रियल नंबर है जो रियल नंबर की लिस्ट को बिलोंग करते हैं। सच दैट की कंडीशन ये है कि जो x प्लस वाई है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कि तुम्हें कोई ऐसे एलिमेंट नहीं लेने जिसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। मतलब कि मान लो हमने इसका 1 ले लिया, इसको -1 ले लिया, अब जो 1 और -1 को प्लस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा इसकी कंडीशन के हिसाब से। इसलिए हमें सोच के नंबर लेने हैं ताकि x प्लस वाई जो है 0 ना आए, ठीक है। फॉर्म ए सेमी ग्रुप, हमें ये प्रूव करना है कि सेमी ग्रुप है या नहीं है। प्रूव भी नहीं करना है, वैसे इन्होंने बोला कि सच शो करना है, हमें शो करना है, मतलब कि सेमी ग्रुप है ये, लेकिन हमें शो करके दिखाना है कि सेमी ग्रुप कैसे है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एप्लीकेशन, और मैट्रिक्स एप्लीकेशन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन लगाई इन्होंने कि हमारे पास सेट का नाम G है और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो इसके ऊपर हमें प्रूव करना है कि ये सेमी ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो सेमी ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड हमें ये प्रूव करना है कि वो एसोसिएटिव फॉलो करता है या नहीं करता है। तो याद रखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव अगर फॉलो होती है तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मुझे अपने सेट के कोई 2 एलिमेंट्स लेने हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को मैंने ऑपरेट करवाना है, ऑपरेशन जो भी मुझे दिया गया मल्टीप्लाई का, और जो भी आंसर उसका आएगा वो मेरे गिवन सेट में ही होना चाहिए, जो भी कंडीशन दी हैं उसको फॉलो करता होना चाहिए, ठीक है। अब रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स में कोई फ्रैक्शन भी आए, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो सेट है ये मैट्रिक्स का है तो जो भी मैं लेट करूँगा यहाँ पर एलिमेंट वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लेट करूँगा। लेट मैंने कैपिटल A किया कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो x1 y1 x2 y2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A के लिए, और एक मैंने लिए B की मैट्रिक्स जो कि है x2 y2 x2 y2, ठीक है। ये मैंने A और B 2 मैंने मैट्रिक्स ले ली हैं, और ये मैंने बोला है कि कोई 2 एलिमेंट्स है जो मैंने यहाँ से उठाए हैं, मतलब मेरे पास जो सेट है वो x और y का है, और ये जो मैंने 2 एलिमेंट्स उठाए हैं वो मैंने इसी में से उठाए हैं, हमें ये शो करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि लेट A एंड B बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल G। तो मैंने ये जो 2 एलिमेंट लिए, मैंने बताया कि जो 2 एलिमेंट्स है वो मेरे ग्रुप G से ही निकले हैं, जो भी मेरे पास जो है सेट G है वहाँ से हमने निकाले हैं एलिमेंट्स। अब वहाँ पर कंडीशन क्या थी मेरे सेट में, कंडीशन ये थी कि x प्लस वाई 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम बताएंगे कि मैंने जो 2 एलिमेंट्स निकाले हैं वहाँ से उसमें भी सेम कंडीशंस फॉलो होती हैं। यहाँ लिखेंगे वेयर x1 प्लस y1 नॉट इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस y2 नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये वाली कंडीशंस जो है फॉलो हो रही हैं इसके अंदर भी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं सेट करके रख देता हूँ ताकि वो आगे जब आएंगी दोबारा से तो उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकें। तो देखो x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा तो मैं इसको पहले ही सॉल्व करके रख रहा हूँ। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो x1 को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, तो ये बनेगा x1 x2, फिर x1 को मल्टीप्लाई किया y2 के साथ, तो ये बनेगा x1 y2, फिर इसके आसपास ब्रैकेट लगा लो, प्लस लगा दो। अब इसकी बारी है, y1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट के साथ, तो ये बनेगा x2 y1 प्लस y1 मल्टीप्लाई हो रहा है y2 के साथ, y1 y2। अब क्योंकि इन दोनों का प्लस 0 के बराबर नहीं है, ना ही इन दोनों का प्लस 0 के बराबर है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस y1 y2 नॉट इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। उसके बाद अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी करवानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि हमें दो एलिमेंट्स जो भी लिए हैं उसी ऑपरेशन पर हमने उसको ऑपरेट करना है, तो उसका जो आंसर आएगा वो मेरे गिवन सेट में ही मिलना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब क्या करना है हमने कि इस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दिया गया, तो मैंने ए और बी को लिखा मल्टीप्लाई में कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर मैट्रिक्स लिखेंगे x1 y1 x2 y2, फिर बी मैट्रिक्स आएगी x2 y2 x2 y2। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होगा, ठीक है, आपने प्लस टू में समझा हुआ है इसको कि पहले हमें एक रो लेनी होती है, फिर हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम ऐसे ही सेकंड रो लेनी होती है, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, x1 को x2 से प्लस y1 को x2 से, ये हमारे पास बना फर्स्ट एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स का। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x1 y2 प्लस y1 y2। ये सेकंड एलिमेंट आया हमारे पास मैट्रिक्स का, तो एक मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास। फिर हमने सेकंड रो उठाई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। x2 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, सॉरी इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है, क्योंकि एक्स वाई सेम था, तो यहाँ पर x1 y1 लिया, तो यहाँ पर भी x1 y1 आएगा, ठीक है, इसमें भी x1 y1 आएगा, और यहाँ पर तो ठीक है, तो ये भी ठीक है, अभी यहाँ तक भी ठीक है। तो यहाँ पर हमें ठीक करना होगा, ये बनेगा x1 y1 बस। अब इसके हिसाब से आएगा यहाँ पर x1 x2 और फिर आएगा y1 x2। नेक्स्ट x1 y2 और फिर आएगा y1 y2। अब एक चीज़ देखो, x और y यहाँ पर भी सेम x1 y1, यहाँ पर भी x1 y1, x2 y2, यहाँ पर भी x2 y2। अब यहाँ पर नोटिस करो, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 प्लस y1 x2 आया, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से तो ये दोनों एलिमेंट सेम है सब में। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी सेम आ रहा है। फिर जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में भी सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। फिर हमने बताया कि जो मेरा आंसर है, अब सेम कंडीशन तो फॉलो हो ही रही है, x x y y। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो मेरे पास आंसर आया है वो भी बिलोंग करता है जी को ही, मतलब कि मेरे सेट की तरह का ही आंसर आ रहा है इसके अंदर। तो हमने बोला कि हाँ, ये मेरे सेट जी को बिलोंग कर रहा है जो मेरे पास आंसर आया, ठीक है। अब आगे फॉर, अब ये चीज़ हमने ऊपर प्रूव की थी कि x1 x2 प्लस y1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 y2। यहाँ पर हमने जो प्रूव किया है कि हमने यहाँ पर लिखा कि x1 x2 कि आपने अगर कोई भी मल्टीप्लाई किया y1 x2 x2 y1 प्लस y1 y2, ये बिलोंग नहीं करता ज़ीरो के लिए। तो हमारे ये वाले आंसर भी ज़ीरो को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर आ रही हैं। तो जब ये ज़ीरो को बिलोंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि कंडीशन हमारी सारी फॉलो हो रही हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर G इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल क्लोज है हमारा जी, तो मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो चुकी है यहाँ पे। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव के लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, इसको हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एसोसिएटिव, कि मुझे एसोसिएटिव प्रूव करना है।
तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इज एसोसिएटिव देयरफॉर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से होल्ड होती है इसमें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से होल्ड करती है जी के अंदर, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना। अगर आपको कुछ प्रूव करना हो उसमें तो 12th की क्लास की बुक आप देख लेना, उसमें से कोई भी एग्जांपल लेके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके देख लेना, वो बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब क्योंकि क्लोजर और एसोसिएटिव फॉलो हो चुका है दोनों में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कि जो हमारे पास अबव सेट जो हमें दिया गया है वो मोनोइड बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मोनोइड नहीं, सेमी ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जी फॉर्म ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर एक सेमी ग्रुप बनाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो दिया गया था, इसमें हमसे ये पूछा गया था कि सेमी ग्रुप बनता है या नहीं बनता है गिवन जो हमारे पास ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, एसोसिएटिव भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा सेमी ग्रुप बन जाता है। अब एक चीज़ और लेते हैं, मान लो आपसे ये पूछ लिया कि मोनोइड फॉलो करता है कि नहीं इसके अंदर। मोनोइड की कंडीशन के लिए एक कंडीशन और आ जाती है कि जो थर्ड एक्सियम हमने फॉलो करवाना है। थर्ड एक्सियम क्या था कि मोनोइड होना चाहिए। थर्ड एक्सियम हमारे पास क्या था कि इन्वर्स फॉलो करवाना। ठीक है, इन्वर्स ये आइडेंटिटी था हमारे पास, था आइडेंटिटी, इन्वर्स नहीं था, इन्वर्स था फोर्थ वाला। तो हमें आइडेंटिटी फॉलो करवाना है इसके अंदर। अगर तो आइडेंटिटी फॉलो हो जाता है तो ये मोनोइड भी होगा, क्योंकि मोनोइड के लिए कंडीशन क्या थी कि पहली 3 एक्सियम्स फॉलो होनी चाहिए। अब इसमें अगर पहले 3 एक्सियम फॉलो हो जाते हैं तो ये मोनोइड बन जाएगा। सेमी ग्रुप तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशंस चाहिए थी हमें, वो दोनों फॉलो हो चुकी हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, इसमें चेक करते हैं एक बार कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है या नहीं है। अगर तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आ जाता है तो हम बोल सकते हैं इसको कि मोनोइड है ये। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि इसका जो मोनोइड है वो फॉलो नहीं हो सकता, मोनोइड इसमें नहीं बन सकता। तो इसको फॉलो करवाने के लिए हमें इसमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हमें चेक करना है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर तो ये नॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन होता कि नेचुरल नंबर्स में लग रहा है या फिर इंटीजर्स में लग रहा है तो हम सोच सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के लिए हमें पहले से एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो उसको हम लगा के देखेंगे कि हमारा आंसर इसमें से कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट में, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट लिया मैंने, उसमें अगर मान लो एडिशन के लिए कर रहे हैं तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। तो अगर मैं उस आइडेंटिटी एलिमेंट को प्लस करता था मेरे पास आंसर आता था सेम। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, 1 था कि मैं a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम आंसर आता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान होती है कि जो भी मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं पुट करूँ तो सेम आंसर आता है उसके साथ, जो भी मुझे ऑपरेशन दिया गया उसके साथ। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको कुछ लेट करेंगे अपनी तरफ से मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, अगर तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले लेट कर लेते हैं। लेट कैपिटल ई इज इक्वल टू, मान लो हमने ए बी लेट किया। अब क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले सेम थे तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी ए बी लिखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स जो ये वाली है उसको मैंने एक आइडेंटिटी मान लिया कि इसकी जगह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे माननी पड़ेगी वो ए बी की है। बी द एलिमेंट ऑफ जी, मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट उठाया है वो कहाँ से उठाया है, वो मेरे मेन ग्रुप वहीं से ही लिया गया। ठीक है, इसीलिए उसकी हर कंडीशन फॉलो करेगा। वैसे ही मैट्रिक्स बनाएगा, ये भी बताएंगे कि रियल नंबर है और ये भी बताएंगे कि उन दोनों का जो प्लस है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर हम बताएंगे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मेरे पास कोई गिवन सेट है, सेट या सबसेट है जो कि मेरे ग्रुप जी का ही है, सॉरी सेट जी का ही है, अगर मैं उसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सेम ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट था उसको मैंने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा कि मेरे पास एक गिवन सेट है,
ठीक है, गिवन एलिमेंट है, सॉरी, उसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेम वही एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये शो करेंगे और आगे ये बताना पड़ेगा फॉर एवरी ए इज़ इक्वल टू, अब बताना पड़ेगा ना मैं कि ए कहाँ से आया, ये कौन सा ए है, ये वही ए है जो हमने पीछे लेट किया था, एक्स वाई जो बिलोंग करता है कैपिटल जी को। देयर कंडीशन क्या थी, एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको फॉलो करवाता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए। अब ए क्या है मेरे पास, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ ना लगाओ फिर भी हमें याद ही रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आइडेंटिटी मैंने क्या लेट किया, ए बी, ये मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा ए बी। अभी किसके बराबर आना चाहिए, एक्स वाई के बराबर। अच्छा, एक कंडीशन और है कि अगर ए आंसर आता है तो अगर मैं उसको ए भी करूँ तो भी आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई है ना, अगर मान लो 1 ए आता है तो मतलब कि 1 इंटू ए भी ए ही आएगा आंसर, तो वो मतलब कि उसका उल्टा जो आएगा वो भी उसी के बराबर आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं एक बार, इज इक्वल टू, उसके बाद ए लिखना है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर ए आएगा, ए बी, ये ई की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आएगी ए की वैल्यू, ठीक है। ये रहा ए और ई इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर ए आ चुका है। उसके बाद ए है तो ये ई की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं पूरी एक बार कंडीशन हम फॉलो करवा के चेक करेंगे इसके अंदर कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई की बारी आई, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा इसके अंदर। अब देखो एक्स वाई है, एक्स वाई ए बी, तो इसको कैसे हम फॉलो करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा ए एक्स या फिर एक्स से लिख लो। उसके बाद फिर वाई ए, फिर इसी रो को हमने सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो ये बनेगा एक्स बी और वाई बी। सिमिलरली फिर सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा एक्स ए प्लस वाई ए वाई बी, सॉरी एक्स बी और वाई बी। अब देख लो इसमें भी सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स वाई और यहाँ पर हमने लिखा एक्स वाई, यहाँ पर भी लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू, फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एक्स और बी एक्स, या इसको भी हम, चलो कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए वाई और बी वाई। फिर ए एक्स और बी एक्स, ए वाई और बी वाई, ठीक है। तो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है और यही मैट्रिक्स इसके भी बराबर है, मतलब कि तीनों ही आपस में बराबर है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट, अब ये चीज़ आपने 12th में भी करी होगी कि हम मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स हमारे पास आती है, हम अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर ही होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू, वी कैट। तो फर्स्ट टू हमने उठाया, इसमें हमने क्या किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि हमने बोला कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों के सभी एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड के बराबर है, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स ए प्लस वाई ए मैंने बोला कि एक्स के बराबर है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आया, यहाँ से आप निकाल लो ए की वैल्यू, तो क्या आएगी, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर सेम आना चाहिए था, चेक कर लेते हैं एक बार कि ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली फिर हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इक्वल करेंगे, जो सेकंड वाले हैं जो बी को लेके चल रहे हैं, तो ये वाला इसके बराबर प्रूव करते हैं। ये बनेगा एक्स बी प्लस वाई बी इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में कॉमन क्या आया, बी आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो
तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई, y अपॉन एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू ये वाली आई है, जो कि एक यूनिक नहीं बन रहा है, ठीक है, यूनिक वैल्यू नहीं बन रही है इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के दोनों को इक्वल करते हैं, या लिखेंगे टेकिंग लास्ट टू वी गेट। अब लास्ट टू में क्या है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x कॉमन आया और a प्लस बी आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाकर देखो, अब a प्लस बी और x है, चलो एक काम और करते हैं यहाँ पर, अभी इसको कट कर दो यहाँ पे, इस x को पहले ही यहाँ पर ले आओ, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स, वहाँ पर कुछ नहीं रहा तो ज़ीरो। अब इसको भी एक बार इंटरचेंज कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब तीनों में x है, हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐसे ही रहने दो। फिर सिमिलरली हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है कि y को हमने ए वाई प्लस बी वाई के बराबर रखना है, तो y इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। इसमें भी वैसे ही करेंगे, एक साइड ले आओ सब कुछ, यहाँ पर ज़ीरो बचेगा, इनमें से फिर हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ए वाई प्लस बी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इनमें से y कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसको लेते हैं टू नंबर। इसके बाद अब यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग वन एंड टू। अब वन और टू को हम ऐड कर रहे हैं। अब देखो वन हमारे पास क्या था, ए प्लस बी माइनस वन एक्स, इसको हम प्लस करेंगे, या मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये वन है और ये टू है, ए प्लस बी माइनस वन, और यहाँ पर है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को ऐड करना है, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में ऐड होगा, तो लेफ़्ट वाला ऐड कर दो, ए प्लस बी माइनस वन एक्स प्लस का साइन, ए प्लस बी माइनस वन वाई, ये लेफ़्ट वाले ऐड हो चुके हैं, राइट वाले में ज़ीरो ज़ीरो है, दोनों प्लस होकर ज़ीरो बनाएंगे तो ज़ीरो आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस बी माइनस वन, ए प्लस बी माइनस वन, तो इसको हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी माइनस वन एक कॉमन है, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास ये कंडीशन आई है लास्ट में। अब देखो एक चीज़ है हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में लिखा था कि एक्स प्लस वाई जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखो जब एक्स प्लस वाई ज़ीरो के बराबर नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ए प्लस बी माइनस वन का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई के साथ, जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। जब आंसर ज़ीरो आ रहा है, अब तुम्हें ये चीज़ पता है, कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका आंसर ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ ज़ीरो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100 भी लिखता हूँ, इसका मतलब ये ज़ीरो है, तभी 100 ज़ीरो ज़ीरो आंसर आता है हमारे पास, या फिर ये 100 है और ये ज़ीरो है, तभी आंसर ज़ीरो आ रहा है मेरे पास। इस कंडीशन में यहाँ पर भी यही है कि एक टर्म ये है मेरे पास और एक टर्म ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ज़ीरो आता है। लेकिन मुझे पहले कंडीशन में ये पता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी माइनस वन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यार यहाँ पर हमने ये लिखा, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, तो ए प्लस बी आता है वन के बराबर, जो कि यूनिक नहीं है, ठीक है। हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हमारा एलिमेंट जो होता है वो एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। यूनिक एलिमेंट यानी कि जो हमने एलिमेंट ई लिया है वो यूनिक आना चाहिए, आइडेंटिटी तभी बनेगा वो, ठीक है। तो ये यूनिक नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 एलिमेंट ई in G is not unique, hence identity element in G does not exist। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब कि वो जो थर्ड प्रॉपर्टी हम बता रहे थे वो थर्ड प्रॉपर्टी इसमें फॉलो ही नहीं हुई। जब थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई तो इसका मतलब ये मोनोइड नहीं है, ठीक है। अब इसको याद रखना कि थर्ड प्रॉपर्टी जो मोनोइड की थी वो इसमें फॉलो नहीं होगी,
क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बोलेंगे देयरफॉर above set do not form a monoid। अब आगे करवाता हूँ मैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 की फ़ोटो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसको याद रखना। एग्जाम्पल 3 जो है वो है शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म ए मोनोइड अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये शो करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो मोनोइड बनाते हैं। अब ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास सबसे पहले हमें वही चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमारे पास सेट कौन सा है। ये एग्जाम्पल 3 बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट को स्पेसिफाई करना है कि लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमने ये बताया कि n हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का। अब इसमें क्या करना है? हमें वही चीज़ मोनोइड प्रूव करना है। सबसे पहले तो जब मोनोइड प्रूव करना है उसके लिए क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव सेटिस्फाई होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि अब पिछले वाले में फेल हुआ था आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस बार हमने वही तीनों चेक करने हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है नहीं होती है। तो सबसे पहले वही है कि हमें यहाँ पर बताना है फॉर एवरी, अगर मैं m और n लेता हूँ जो बिलोंग करते हैं कैपिटल N को, देयर एग्जिस्ट। अब अगर m और n मैंने 2 एलिमेंट्स लिए जो मेरे सेट कैपिटल N से निकले हैं, ठीक है, और ऑपरेशन क्या है मेरे पास? ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर ऑपरेशन लिख देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। सेट n है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो देयर एग्जिस्ट, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? mn आएगा। और कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर उसका उसी सेट में मिल जाएगा हमें। तो हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट mn जो बिलोंग करेगा मेरे कैपिटल N को। इसका मतलब क्या है कि n क्लोज है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर n इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है। एसोसिएटिव में क्या? सबसे पहले हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी m, n एंड p बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स का जो सेट है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? वो भी एसोसिएटिव होती है। नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो तुम कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो चाहे तुम 3 और 4 का आंसर 2 में मल्टीप्लाई करो या 2 और 3 का आंसर 4 में मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है क्योंकि तीनों नंबर ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इतना शो करने की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि जो MNP है, जैसे कि मैंने बोला MNP बिलोंग करते हैं कैपिटल N को, तो हम इसमें ऐसे शो करेंगे कि पहले MNP इज इक्वल टू MNP, मतलब कि n और p का जो रिज़ल्ट है m में मल्टीप्लाई कर दो या फिर m और n का रिज़ल्ट p में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इक्वली आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे देयर एग्जिस्ट MNP इज इक्वल टू MNP। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे शो कर देंगे। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल N, उसमें क्लोज बोला था क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी थी, इसमें बोलेंगे कि एसोसिएटिव है, N is associative under multiplication। तो 2 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गई हैं इसके अंदर। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बारी है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है मल्टीप्लाई की हमारे पास ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लाई में हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको अगर हम 1 से mल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम एलिमेंट आएगा हमारे पास। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या है? 1 है। मल्टीप्लाई में तो 1 नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 1 जो बिलोंग करता है मेरे सेट n को, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 तो आता ही है, 1 से ही स्टार्ट होते हैं। सच दैट जो कंडीशन मैंने पहले बताई थी कि आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, और इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं, फॉर एवरी
m बिलोंगिंग टू कैपिटल M, फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू कैपिटल N, कि जो मैंने m लिया है, आगे जो मैं m यूज़ करने वाला हूँ वो मेरे कैपिटल N यानी कि जो मेरा सेट नेचुरल नंबर्स का है उसी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि जो मैंने एलिमेंट लिया m, उसको 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 1 m ही आता है, सॉरी, और उसी इक्वल टू अगर मैं m को 1 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं 1 को m से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ही आंसर आएगा। देयरफॉर I इज़ द, सॉरी यहाँ पर I नहीं 1 आएगा, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल N अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसके अंदर ऐसे लिख दिया। तो अब जब ये तीनों ही प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम इसमें लिखेंगे हेंस कैपिटल N, जो मैंने कैपिटल N हमारा जो सेट था, कॉमा मल्टीप्लाई जो हमारा ऑपरेशन था, वो क्या बनाते हैं, मोनोइड। ठीक है, तो आज अभी मैं 3 एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो भी प्रैक्टिस करना। कुछ नहीं समझ आएगा मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।